गुड मॉर्निंग। मैं सुशीला आचार्य चूरू से सभी को एक ऐसा विषय बताना चाहती हूँ जो फ़िलहाल मेरी माँ की प्रॉब्लम है। एक दो प्रॉब्लम है, जो एक तो बड़ी आँख में और एक है किडनी की प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम पहले मेरे भी हुई थी। जो किडनी की प्रॉब्लम है वो मेरे भी हुई थी। वैसी स्थिति माँ की है आज। और मैंने तो जैसे तैसे करके दवाई भी ली और योगा किया, और जो मैंने मेरी दिनचर्या को चेंज किया है उसके अनुसार कुछ मैंने इसको ठीक कर लिया है। योगा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किडनी के ऊपर कौन सा जब हम योगा करते हैं तो ठीक होता है। ज़्यादा तो मैं इसके बारे में क्या बताऊं, डॉक्टर बता सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना है कुछ मेरे अनुभव से और कुछ मेरे जो है उसके आधार पर मैं आपको कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सुनिएगा। मतलब किडनी क्या होती है? एक उत्सर्जन तंत्र है। ये एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे मतलब इससे जो हमारे विजातीय तत्व हैं वो बाहर निकलते हैं। तो जैसे उत्सर्जी अंग हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो त्वचा से निकलता है, एक फेफड़े से निकलता है, एक बड़ी आँख से निकलता है, और एक यकृत से भी निकलता है, और किडनी से निकलता है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। त्वचा से पसीना निकलता है, फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और भाप निकलती है, वाष्प निकलता है। और बड़ी आँख से अनपचा या पचा हुआ भोजन है वो मतलब बाहर कायल के रूप में बाहर निकलता है। यकृत से अमोनिया है वो यूरिया में चेंज होकर के इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हुई वैसे। और किडनियों की संख्या 2 होती है, और उसमें एक अधिवृक्क, जैसे इसे वृक्क कहते हैं, और एक अधिवृक्क भी होता है जो इसके ऊपर एक ग्रंथि और होती है, और इसे वृक्क भी कहते हैं, और ये गुर्दा भी इसे कहते हैं। और इसकी आकृति मतलब एक जैसे अपन एक चूहला बोलते हैं उसके दाने के जैसी होती है। उसकी जो मात्रा है मतलब उसका वजन है वो 140 ग्राम होता है, और इसके बाहर की झिल्ली है उसे पेरिटोनियम कहते हैं। और ये मतलब एक अपने लीवर की तरफ जो किडनी होती है, दाईं साइड में जो किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है लीवर की वजह से, और एक बाईं साइड की किडनी थोड़ी ऊपर होती है। इसमें जब ये परेशानी हो जाती है, ये फेल हो जाती है, इसके अंदर खराबी पैदा हो जाती है, तो मैं मालूम कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है और किस किस वजह से ये होती है। इसके बारे में मैं बाद में आपको आगे जब भी अभी ये चल रहा है मेरा व्याख्यान उसके माध्यम से आप सबको बताऊंगी। इसका मुख्य काम होता है रक्त को छानना, उस रक्त को शुद्धिकरण करना होता है फेफड़े का काम, क्योंकि सब शुद्धिकरण ऑक्सीजन मिलाने से इसमें होता है। और पेशाब का निर्माण करना और पेशाब और एसिड को बाहर निकालने का काम करती है। और इसका पीएच मान है कम होता है। और इसके मतलब ये दो मैंने जैसे आपको बता दिया ग्राम, इसको बता दिया है 140 ग्राम की ये होती है। और इसके बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं, और अंदर के भाग को इसको मेडुला कहते हैं। और प्रवेश द्वार इसका है जिसे रेलम कहते हैं, रेलन जिसको में उसमें ज़्यादातर रेलम हाइनम इसे पर ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें होती है। और इसके जो मेन भाग है वो इसकी इकाई है वो नेफ्रॉन होती है। इस नेफ्रॉन के माध्यम से और इस किडनी में मतलब छानने की क्रिया चलती है, उसको छानने की क्रिया चलती है। और इसके जो नीचे की तरफ जो मतलब कई एक मूत्र नली होती है जिसे हम यूरेटर कहते हैं, और एक नीचे मूत्राशय होता है जिसे हम ब्लैडर कहते हैं या मूत्राशय कहते हैं। उसमें आधा लीटर वो मूत्र है वो इकट्ठा रह सकता है, उसके बाद में हमें बाहर निकालना ही होती है। नहीं निकालते हैं तो उसका यूरिया जो अमोनिया वापस बन जाता है यूरिया से। तो और ये अमोनिया से यूरिया में चेंज करने का काम करती है लीवर। तो लीवर भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाती है।
तो और इसके बाहर की झिल्ली को मैंने आपको बता ही दिया, पेरिटोनियम इसकी बाहर की झिल्ली को हम कहते हैं। तो उसके बाद में जब मतलब ये क्या करती है कि जिसके अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो नेफ्रॉन्स से मतलब उसके वो एक मतलब एक कटोरे टाइप का एक जैसा बना हुआ अंदर होता है, और जिसमें गुच्छे टाइप के ऐसे कोई छलनी जैसे कोई हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो वो छानने का काम करता है। किसी भी वो पोषक जो भी तत्व हैं उसके अंदर जा रहे हैं, बाहर जाने उससे बचाने का काम करता है, छानने का काम करता है कि मतलब जो चीज़ अच्छी चीज़ें हैं उसको वापस छान करके वापस भेज देता है, और ख़राब चीज़ें हैं उसको बाहर छान करके बाहर भेज देता है, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, निस्पंदन कहते हैं, जिसे इसका दूसरा नाम भी है। और इसमें क्या होता है, रक्त के कणों को मतलब छाना जाता है। ये जो मतलब शुद्ध रक्त को फेफड़ों में वापस भेज दिया जाता है, और इसके अंदर जो मिनरल्स हैं और जो विटामिन्स हैं जब वो सबको छान देता है। इसकी एक कमी है ग्लोमेरुलस की कि मतलब वो सब चीज़ें छान देता है, लेकिन उसके अंदर एक वोमन संपुट एक प्रकार का वो अंदर एक जैसे उसकी एक भाग है, उसका एक पार्ट है, वो मतलब उसके पास जाता है। फिर ये उसके पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद में उसके पास जाता है, तो वहाँ क्या है कि आवश्यक पदार्थ हैं उसको पुनः अवशोषित करके वापस फेफड़ों में भेज देता है, और यूरिया है उसको बाहर निकाल देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मतलब एक डायलिसिस प्रक्रिया कहते हैं। तो जब किडनी में प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरे भी प्रॉब्लम हुई, तो मैं ये चौधरी हॉस्पिटल में जहाँ भी जा कर के मैंने पूछा, तो अगर आप बोले जांच करवा लो, जांच करवाने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा, अगर मतलब सही स्थिति में है तो दवाइयों से ठीक हो जाएगा, अगर सही स्थिति में नहीं है तो डायलिसिस की भी स्थिति आ सकती है। डायलिसिस का मतलब होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। जैसे किडनी फिल्ट्रेशन करती है, तो किडनी जब ख़राब हो जाती है तो इसका फिल्ट्रेशन फिर बाहर करना पड़ता है, और एक जैसे ऐसा ही कोई टब बना हुआ था, उसमें टब में खून को वापस बाहर निकाला जाता है और शुद्ध करके खून को वापस भेजा जाता है। ये डायलिसिस प्रक्रिया है। तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है, और उसको हर महीने है कि ये पूरा मेरे को ध्यान नहीं है, हर महीने या 12 महीने में मतलब इसको पूरा पूछ करके कभी फिर भी जब वीडियो डालूँगी जो आपको मैं बता दूँगी। बाकी मतलब सब जगह ये उपलब्ध भी है, तो ये करवाना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है। इसमें आदमी का बचने की संभावना बहुत कम रहती है। तो ये जो नेफ्रॉन है वो मतलब इसको पेशाब को और बाहर निकाल देते हैं, और इसमें स्थिति मतलब फिर ठीक हो जाती है। तो डायलिसिस का काम यही करती है हमारे अंदर। अगर ये नहीं करती है तो बाहर हमें डायलिसिस करवाना पड़ता है। फिर इसके अंदर एक ये भी है, इसके अंदर मतलब बीमारी क्या होती है, ये तो फेल हो जाती है, या फिर इसके अंदर एक स्टोन बनता है जिसे कैल्शियम ऑक्जिलेट का बनता है। अगर वो बन जाता है तो पथरी है उसको निकालना पड़ता है, दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इससे गठिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। यूरिक एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, शरीर में रहना शुरू हो जाता है, बाहर नहीं निकलता है, तो इससे किडनी ख़राब होने की संभावना रहती है। और अगर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है तो किडनी का ट्रांसप्लांट 48 घंटे के अंदर करना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आदमी ख़त्म हो जाता है। तो और वैसे देखें तो यूरिन में है जो जल की मात्रा है जो 95% होती है, और यूरिया की मात्रा है वो 2% होती है साधारण व्यू में, और नहीं फिर जैसे इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादा हो सकती है। और इसको मतलब जैसे पादप हैं, इसका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो लाशा है, गोंद है, और यूरियोटेलिक है वो मतलब के रूप में मतलब त्यागते हैं। जो यूरिया उत्सर्जी जो पदार्थ जो मानव और जो स्तनधारी जो पशु और मानव हैं वो क्या करते हैं कि यूरियोटोलिक के रूप में इसे त्यागते हैं, जैसे यूरिया उत्सर्जी बाहर करते देते हैं। और इसी प्रकार से जैसे पक्षी हैं और सरीसृप हैं वो क्या करते हैं, यूरिकोटेलिक है उसको मतलब ये एक प्रकार से एसिड होता है, ये इसको बाहर निकालते हैं। और एक जैसे मतलब मछली है और वो जो कीट हैं वो क्या है कि एमिनोटोलिक है, वो उसके रूप में उत्सर्जन के रूप में बाहर इस चीज़ को निकालते हैं। और एक जैसे मकड़ी होती है वो ग्वानोटोलिक के रूप में इस चीज़ को बाहर निकालती है। तो ये तो हुआ मोटा मोटा किडनी का जो प्रोसीजर है जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे शरीर की ये जो किडनी है,
जो इसमें प्रॉब्लम जब पैदा हो जाती है तो किस चीज़ से कैसे होती है, कैसे फैल होती है और कैसे इसमें समस्या पैदा होती है। तो नॉर्मल जैसे किडनी में पथरी होती है तो वो पथरी तो जैसे रेलन हाइलम है उसके अंदर, मतलब उस पथरी है उसके अंदर वो जमा होती जाती हैं और वो निकलती नहीं है। और कभी कभार तो क्या है कि पानी ज़्यादा पीने से इस प्रकार से इसमें निकल जाती है, नहीं निकलती हैं तो इसे मतलब या तो पेशाब के माध्यम से कोई जैसे पाइप, छोटा पाइप, मतलब एक ट्यूब टाइप का पाइप लेकर के उससे निकाला जाता है, या फिर कोई, मतलब मैं ये मेरे को पूरा नॉलेज नहीं है कि डॉक्टर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन एक एज इसके अंदर पाइप डाला जाता है छोटा सा, उसके उस पाइप से और उस किडनी को, छोटे छोटे किडनियाँ हैं उसको फोड़ा जाता है, या फिर जैसे नॉर्मल ये दूरबीन से ऑपरेशन करके मतलब इस प्रकार से इसको बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से इसको, ये पथरी है इसको तो वैसे ही निकाल देते हैं, लेकिन जब इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और मेन इसमें क्या होता है कि मतलब ये हमारे शरीर की क्रिया है। इस शरीर की क्रिया में क्या है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इसलिए होती है कि हमारी दिनचर्या खराब है, हमारा खान पान खराब है, हमारा रहन सहन खराब है, हमारे शरीर में तनाव पैदा होता है। सबसे मूल जड़ होती है इसके अंदर तनाव पैदा होना। और अगर तनाव पैदा जब आदमी के होता है तो अंदर कोलेस्ट्रॉल और टॉक्सिन्स पैदा बनेंगे, और बनने के बाद में, तनाव बनने के बाद में क्या है कि शरीर है जो मतलब हर प्रकार के जो हार्मोन्स हैं, जो अच्छे हार्मोन्स हैं, खराब हार्मोन्स हैं, तो अच्छा हार्मोन्स बनाना शरीर है, या पीयूष ग्रंथि है या पेनियल ग्रंथि है, जो भी ग्रंथियाँ हैं ये अच्छा हार्मोन बनाना छोड़ देती हैं और ख़राब हार्मोन बनाती हैं, और धीरे धीरे करके सारे अंग हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसका कारण क्या है कि बनने का कारण यह है कि भोजन के साथ विकार युक्त जो पदार्थ हैं हमारे भोजन के साथ मिलकर के चले जाते हैं, और यकृत अगर ख़राब हो गया तो यकृत भी पूरी रूप से काम नहीं करता, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और वो पित्ताशय से पित्त नहीं छोड़ता है, और मतलब किडनी द्वारा शुद्धिकरण भी नहीं होता है। इसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव में आते हैं। और कब्ज रहना भी इसका मुख्य कारण है। डीएम इसका मुख्य कारण है, डीएम जिसे शॉर्ट कहते हैं, हम ब्लड शुगर को बोलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। और तरल पदार्थ कम से कम इसका प्रयोग करते हैं तब होता है। धूम्रपान करते हैं, मोटापा की वजह से भी होता है। और कोई अंग है हमारे शरीर के अंदर, जैसे बड़ी आंत है, छोटी आंत है, या हमें हार्ट है, या फिर हमारे फेफड़े हैं, कुछ भी जो भी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें भी होता है। इसके लक्षण होते हैं कि भोजन के समय पेट में दर्द होता है और उल्टी जैसा महसूस होता है कि मतलब हमारे उल्टी होगी, इस प्रकार से इस शरीर के अंदर महसूस होता है। भूख नहीं लगती है, वज़न कम होता जाता है, लोअर पार्ट में सूजन आ जाती है और पैरों में सूजन आता है। जिस प्रकार से मेरे मतलब पेटों में और पैरों में सूजन आ गई थी और मैं काफ़ी घबरा गई थी, लेकिन हिम्मत रखी, हौसला रखा, जयपुर भी गई, सब काम किया, लेकिन फिर मैंने सोच लिया कि तेरा इलाज तुम खुद ही कर सकती है, कोई दूसरा नहीं। तो इसलिए मैंने मेरा हिम्मत रखी और मैं आज, मेरा किडनी भी है, मेरा गठिया भी है, और एसिड जो बनती थी वो भी है, पेशाब में जलन होती थी वो भी है, और ये एलर्जी भी मैं ये मान रही हूँ कि इसको भी कंट्रोल करने का कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी रिलीफ में महसूस कर रही हूँ, और आज मेरे अंदर इतनी ताकत भी आ गई है कि मैं मतलब हर चीज़ को हैंडल कर सकती हूँ। हाँ, इतनी ज़रूर है, आदमी देखो ये इमोशनल टाइप का जो आदमी होता है उसको समस्या तो होती है, लेकिन जब चारों तरफ से जब व्यक्ति सभी है जो परेशानी पैदा करना लग जाती है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं मानती हूँ कि मेरे अंदर हिम्मत तो बहुत है, लेकिन फिर भी आदमी में क्या है कि होता है, दिक्कत तो हो ही जाती है। इसके अंदर टेस्ट क्या करें, इसमें रक्त जांच की जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की चेक किया जाता है, और यूरिन है उसको चेक किया जाता है, सोनोग्राफी चेक किया जाता है। इसमें यौगिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मेन रूप से अपने आहार विहार पर ध्यान रखें। भोजन अगर अच्छे से करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, उसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। प्रोटीन न लें इसके टाइम में। जब मैं माँ के पास गई थी, मैं दाल लेके गई थी, मैंने बोला था कि वे फिर वो दाल मेरी खलेगी। जब मेरे को ये पता चला, किडनी के बारे में तो मैं माँ के लिए बहुत दिनों से बोल रही हूँ, आज 12 महीने से बोल रही हूँ
कि किडनी की प्रॉब्लम लग रही है मेरे को, इतनी जलन हो रही है, इसका मतलब किडनी की प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। आज भगवान की दया से मैं तो किडनी से शायद मेरी समझ में फ्री हूँ, और मैं शायद और एक दवाई भी मैंने ली थी जो कमल जी ने दी थी, केसेटे जो दवाई है वो भी ली थी, और माँ को भी मैंने पहुँचाई थी वो, मतलब लेकिन लो ब्लड शुगर था, इसलिए मैं थोड़ा सा हिचकिचा रही थी कि भाई ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, इस प्रकार से। जैसे वो मैंने बाद 2 साल चलाई थी मेरे कैसेट, जो लिक्विड था वो मैंने 2 साल चलाया था। उसके बाद में मैंने मेरा पूरा योगा का पूरा ध्यान, जैसे मेरा 10 साल से चल रहा है, 15-20 साल से चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर ये मैं मानती हूँ कि 7-8 साल से बहुत ही अच्छा चल रहा है मेरा योगा का। और सोनोग्राफी भी की जाती है, अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, मतलब इससे बहुत फर्क पड़ता है, पता चल जाता है। नारियल का पानी देना चाहिए, मतलब नारियल का पानी, गेहूँ के बाजरे का सेवन नहीं करना चाहिए, ये मैंने जब पहले भी अगर आपको सभी को बोला था। और आयरन वाली चीज़ें हैं नहीं लें, पत्तेदार सब्जियां हैं उसका प्रयोग करें, कुल्थी का सेवन करें, तेल मसाला नहीं काम में लें, और झटके और प्रेशर वाले जो भी आसन है उस आसनों का प्रयोग नहीं करें। इसमें जैसे मेन रूप से मैं इसमें आसन आपको जैसे बताऊं, जैसे शवासन है, विपरीत करनी है, जो विपरीत करनी माँ नहीं कर सकती, सर्वांगासन माँ नहीं कर सकती, अश्वनी मुद्रा माँ कर सकती है। अश्वनी मुद्रा में मैंने बताया भी था माँ को कि अश्वनी मुद्रा किया करो आप, इसका ये प्रॉब्लम है आपकी। पेट के बल लेट करके किए जाने वाले आसन नहीं करें क्योंकि लोअर पार्ट में प्रेशर आने के कारण इसमें दिक्कत हो सकती है। और किडनी फेल भी हो जाती है, तो उसमें शंख प्रक्षालन न करें, अग्निसार न करें। प्राणायाम कर सकते हैं आप, विभागीय प्राणायाम कर सकते हैं, उदरीय श्वसन आप कर सकते हैं, नाड़ी शुद्धि कर सकते हैं, शीतली मैंने आपको बताया था वो कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। और विशेष तौर से मेडिटेशन और भजन कीर्तन और गायन गाना सुनना, बस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं इसीलिए करती हूँ, सभी मेरे को बहुत भी टोकते हैं कि ये नाचना, डांस करना, एरोबिक करना, ये करना है, बोले कि यह क्या कर रखा है। और ये मैं मानती हूँ कि कोई व्यक्ति मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मेरे स्वास्थ्य का मामला है, मैं किसी इस चीज़ में किसी को इंटरफेयर नहीं करने दूँगी। मैं मेरा काम मेरा स्वास्थ्य मुझे ठीक करना है, इसलिए मैं किसी की ये मानने वाले नहीं, चाहे वो भाई कहे चाहे और कोई कहे। ये अपने दिमाग से बात करते हैं, छोटी सोच रखते हैं। छोटी सोच रखने वाले व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकते, मतलब वो उसको बार बार में उसके ऊपर दिक्कत आती है। लेकिन कोई बात नहीं है, वो अपना विचार जाने, वो अपने भी जाने सब कुछ। मैं इसके मामले में मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती, चाहे कोई भी आदमी हो, मेरे से अलावा कोई भी व्यक्ति हो नहीं, कोई किसी व्यक्ति का मैं मेरे मामले में इंटरफेयर नहीं होने दूँगी। क्योंकि हाँ, मैं चाह सकती हूँ वही किसी से मतलब सलाह ले सकती हूँ, क्योंकि ज़रूरी भी है। और मैं ये मानती हूँ कि डॉक्टर से ज़्यादा सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा उचित मानती हूँ, कि सभी नौसिखिए बैठे हैं, किसी को इस चीज़ का पता भी नहीं है। हाँ, मैं योगी को मानती हूँ, योगी व्यक्ति है वो जो इस चीज़ को नौसिखिया वो योगी है, वो नहीं, मतलब जो योगी व्यक्ति जो को मतलब हर चीज़ को जानता है, हर चीज़ को बारीकी से समझता है, इसके महत्व को जानता है, उस चीज़ की उससे सलाह फिर भी ले सकती हूँ। क्योंकि मतलब पहुँचे हुए योग में जो व्यक्ति पहुँचे हुए उससे ले सकती हूँ, लेकिन जो 5 दिन योग किया है उससे मैं कोई सलाह नहीं ले सकती। तो भजन कीर्तन सत्संग में भाग ज़्यादा लेना चाहिए। अविद्या इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि मतलब जिसको ज्ञान नहीं है ना, वो इस चीज़ को मतलब क्या है कि आदमी को ख़त्म भी कर सकते हैं। और इससे मतलब ये मतलब एक किडनी फेल कब होती है, जो हार्ट की प्रॉब्लम है उससे भी हो सकती है, या अपना मोटापा से भी हो सकती है, ब्लड शुगर का महत्वपूर्ण कारण है, अल्कोहल इसका महत्वपूर्ण कारण है, कब्ज इसका महत्वपूर्ण कारण है, तनाव सबसे महत्वपूर्ण कारण है। और जीवन शैली तो मैं ये मानती हूँ कि इसको लेके ही बैठ जाती है, जीवन शैली सभी अंगों को लेकर के बैठ जाती है, तो इसको इग्नोर कभी नहीं करें। बाकी आपकी मर्जी है, कौन किसी को क्या कर सकता है, कौन किसी को बचा सकता है, क्योंकि सब अपने अपने विचार हैं। मैं
जब भी कोई काम किसी को बोलते हूँ तो कहते हैं हमने तो कभी इस चीज़ों को पढ़ लिया था, जान लिया था, जानते थे, और आज तेरे से पहले जान गए थे। कोई बात नहीं, पहले जान गए तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मेरे लिए एक सुकून का विषय है, ताकि मतलब कि मैं मानती हूँ कि मेरे रिलेशन और मेरे जो जानकार हैं वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं। कभी हो सकता है कोई बीमारी हो तो मैं भी उससे सलाह ले सकती हूँ, लेकिन जब तक मेरे विश्वास नहीं होगा मैं सलाह वैसे ऐसे व्यक्तियों से मैं ले नहीं सकती। मैं क्या पहनती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पहनती हूँ, क्या मतलब मेरा शरीर का मेरा वातावरण में रखती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, मैं क्या गाना गाती हूँ, मैं क्या डांस करती हूँ, ये मेरा मैटर है। इस बीच में किसी का इंटरफेयर मैं नहीं करने दूँगी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य मेरा इसी चीज़ों से हुआ है। नहीं मैं कब की आज ही मैं ख़त्म हो गई होती, कोरोना के टाइम में भी मैं ख़त्म हो गई होती। हाँ, कोई मेरे को मतलब नहीं करता होगा, नहीं मानता होगा, लेकिन मैं मानती हूँ कि वो मेरे शरीर में मैं जितना कंट्रोल किया है, जितनी प्रॉब्लम मेरे थी वो आज मैंने बहुत कुछ मैंने कंट्रोल की है। प्रोटीन सब ये मैंने बता ही दिया आपको। और एक जैसे मैंने वीडियो भी देखा था, उस वीडियो में जो डॉक्टर की जो विचार थे बहुत ही अति सुंदर विचार लगे मेरे को, और वो भी विचार भी आपके समक्ष में शेयर करना चाहती हूँ। वो बता रहे हैं कि शुरुआती दौर में किडनी में प्रॉब्लम पता नहीं चलता है, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, तो जांच से पता चलता है फिर भी। और जब पेशाब में जलन होती है, दिक्कत होती है, और पैरों में सूजन आ रही है, और अपने जो अपने साइड में जो रिब्स होती हैं, रिब्स के नीचे जो किडनी है, दाईं तरफ से जो किडनी अपने लीवर के नीचे जो किडनी होती है उसमें वहाँ दर्द होता है और वहाँ प्रॉब्लम होती है, तो वो परेशानी का विषय है। तो एक जैसे दर्द होता है और बुखार आती है और भूख नहीं लगती है, और शरीर में मतलब बहुत ज़्यादा जलन होती है। ये जलन माँ के बहुत दिनों से हो रही है, और मैं कब से महसूस कर रही हूँ, तभी जा कर के मैं झुंझुनू में जा कर के दवाई दिलवा के आती थी। लेकिन क्या है कि हालांकि कुछ तो किया था बेचारी ने, लेकिन क्या इतना बुढ़ापा है इसमें, मतलब वो इतनी उसकी हिम्मत भी नहीं, और इतना वो करने की ही भी नहीं। कोई जो ऊपर वाला व्यक्ति करता है वो उसका होता है, मैं तो उसी को होता है। मुख्य लक्षण इसमें जैसे मैंने आपको सभी को बता दिया, ब्लड शुगर है और अपना ब्लड प्रेशर है, और कार्बरिक इन्फेक्शन है होना है, जो यूरिन में इन्फेक्शन बार बार में और किडनी में होता है, स्टोन्स बनते हैं, इनकी वजह से सिम्टम्स, इस प्रकार के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। और किडनी पे दबाव आना शुरू हो जाता है, लेकिन हमें ये सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। धीरे धीरे उसके मतलब सूजन आना शुरू होती है, आँखों में सूजन आती है, पैरों में सूजन आती है, तब तो अब हमें पता चलता है। इस टाइम उसे इग्नोर न करें। दूसरे लक्षणों में जैसे हम देखें तो जॉइंट्स पेन भी हो सकता है फिर धीरे धीरे करके, और उल्टियाँ हो सकती हैं, और फिर बोन में जैसे बोन मेरो है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों में कमजोरी आ सकती है, दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है। और यूरिन को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसको भी चेक करवाते रहना चाहिए। और यूरिन में जैसे झाग भी आते हैं, मात्रा भी कभी कम आ सकती है, कभी ज़्यादा आ सकती है। इस प्रकार के जो लक्षण जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, इस प्रकार के उसमें थे, इसे इग्नोर न करें। और डायग्नोसिस कैसे करें, तो यूरिन का नोटिस करें, फिर माइक्रोस्कोपी करवाएं, प्रोटीन का मतलब जांच करवाएं, प्रोटीन कितनी कारी है उसके बारे में पता चल जाता है। और ये भी देखना है कि लीकेज हो रहा है कि नहीं। लीकेज किस में, हमारी जो ब्लड है इसमें, जैसे आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। सिंपल टेस्ट भी हम जिसमें कर सकते हैं। और किडनी में जैसे इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो इसी को डायग्नोसिस करवाएं। ठीक करने के लिए उस पर बार बार में डॉक्टर को बताएं और उसका मतलब ध्यान करवाएं उसको। और एक जैसे ब्लड टेस्ट में इसको पता लगा सकते हैं, जैसे किडनी है, इसमें किडनी का जो फंक्शन है
जो रेनल है उसमें मतलब जो उसका एक फंक्शन है, उसका एक भाग है किडनी का, जो पेशाब जाता है उस वहाँ का भाग बताते हैं। तो उससे उसके टेस्ट से पता चल जाता है, और ये इसके बारे में हम उसे जान सकते हैं। और टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं नहीं हैं, इसके बारे में भी पता करना होता है। इसके अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, इसके बारे में देखें। और इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ये, और यूरिन और यूरिया, और इसमें क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, इसके बारे में जांच करवानी चाहिए, ताकि इससे पता चल जाता है। 24 घंटे का यूरिक भी इकट्ठा कराते हैं, जिससे क्या है कि 24 घंटे का यूरिक वो पेशाब है, इसको इकट्ठा कराते हैं, जिससे क्या है कि इसको प्रोटीन का पता चल जाता है कि मतलब इसमें कितनी प्रॉब्लम है, प्रोटीन कितना बन रहा है, नहीं है, कि मतलब कितनी इसकी मात्रा है। और ब्लड का टेस्ट है, उससे भी पता करते हैं। और शरीर में अगर और कोई कारण भी होता है तो उसके बारे में भी पता करते हैं। किडनी में इन्फेक्शन हो गई है तो बहुत सारी और डिजीज़ हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है शरीर में और प्रॉब्लम होती है। जैसे माँ के पाचन की प्रॉब्लम हो गई है, जैसे आंतों में प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके कारण भी किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। उससे गठिया भी हो सकता है आगे जा कर के। आर टाइप जो भी मतलब जो डिजीज़ हैं, उसका भी ध्यान रखना होता है कि उससे भी किडनी में इन्फेक्शन या प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें ये भी पता करना होता है कि किडनी की साइज़ छोटी है या बड़ी है, कि या छोटी हो गई या बड़ी हो गई, किस प्रकार की है, इसमें कितने प्रॉब्लम हो रही है, पेशाब कहाँ कितना आ रहा है, कितना नहीं हो रहा है। उसके बाद में इसका एक यह भी अल्टरनेटिव है, कारण है, मतलब इसके जांच, जैसे सीटी स्कैन भी अगर नहीं पता चलता है तो सीटी स्कैन करवाएं। और उसके करवाने के बाद में सिंपल मेडिसिन से भी अगर मान लो ठीक हो सकती है, और नहीं हो सकती है तो उसको बीपी का और शुगर का लेवल देखें, उसके बारे में पता चलाएं, उसके बारे में पता चल जाता है कभी। और उसके बाद में क्या होता है, अगर इससे भी नहीं बढ़ता है तो क्या है कि बायोप्सी कराई जाती है। बायोप्सी में क्या होता है कि मतलब एक किडनी का छोटा टुकड़ा लेकर के, और उसके तार जितना टुकड़ा लेकर के, और उसके बारे में उसको चेक किया जाता है। और उससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि मतलब उस सारे किडनी के बारे में सभी चीज़ की पता चल जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है बायोप्सी से। ये लास्ट में करवाया जाता है, बाकी टेस्ट जब हम कर लेते हैं और उसे पता नहीं चलता और कंफ्यूज रहता है, तब हमें इस चीज़ को करना चाहिए। और इसमें जब हम ट्रीटमेंट करके चलते हैं तो हम सबसे पहले जो और प्रॉब्लम है, बीपी शुगर है, ब्लड शुगर है, ये सब प्रकार की प्रॉब्लम है, इसके बारे में हमें पता करना होता है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो हमें ध्यान में चीज़ ये रखना होती है। क्योंकि अगर इस चीज़ का अगर इलाज हम नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम पूरे शरीर में आती रहेगी, तो फिर किडनी का वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा इलाज कर लेना। और किडनी की क्रोनिक प्रॉब्लम है, क्रोनिक जब ये स्थिति में आ जाती है तो इसमें फिर लास्ट में होता है डायलिसिस करना। तो डायलिसिस में मतलब ये बहुत ही खतरनाक होता है। व्यक्ति जी तो जाता है, लेकिन वो बहुत साल तक मतलब इस डायलिसिस के माध्यम में जिया जाता है। कुछ तो जी रहे हैं कई लोगों को, मैंने सुना भी है, देखा भी है, लेकिन डायलिसिस से ये कोई वो ज़्यादा नहीं है। पहले से ध्यान रखें तो उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद में डायलिसिस में पार नहीं पड़ता है तो वह क्या होता है कि ट्रांसप्लांट करना होता है। तो ट्रांसप्लांट तो बहुत ही कठिन हो जाता है, यहाँ तो किया भी नहीं जाता, अहमदाबाद में किया जाता है। अभी तो शायद मेरे को पूरा ध्यान नहीं है, जयपुर में भी व्यवस्था हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है ये पता नहीं है। और
इम्पोर्टेड जैसे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीपी शुगर को कंट्रोल करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने माँ को भी बताया था कि आप बीपी कंट्रोल, ब्लड शुगर और बीपी कंट्रोल रखें, आप इसको दवाई छोड़ें नहीं, तो डॉक्टर कह रहे हैं उसके अनुसार करें। और कोलेस्ट्रॉल शरीर में न बनने दें, ताकि अपने बोन मेरो है, बोन मेरो जो है हमारी अस्थि मज्जा है, जो हमारी, और बोन मानी हमारी हड्डियाँ हैं, और बोन मेरो हमारी अस्थि मज्जा है, उसमें मतलब उस तक न जाए, उसका ध्यान रखें। और अपने शरीर का यह भी ध्यान रखें हमारे शरीर में तेजाब कितना बन रहा है, जिसे हम एसिडोसिस कहते हैं। तो कैल्शियम को, फास्फोरस को, इसकी मात्रा को कंट्रोल में रखें, मैनेज रखें, ताकि मतलब इस प्रकार के शरीर में कोई भी किसी प्रकार के पोषक तत्व की कमी न आ जाए, इसका ध्यान रखें और इसे डिले करते रहें। और उसके बाद में क्या है कि ट्रांसप्लांट और ये डायलिसिस से बचें, मतलब मेन यह बात यही है। फिर एंड द लास्ट में क्या है, आपको उसको ठीक रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप लाइफ स्टाइल को ठीक रखें, लाइफ स्टाइल इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खाना भी हेल्दी लें, जो उचित है उसको, मतलब पूरा पोषक तत्व भोजन उसको देने का प्रयास करें। अगर पोषक तत्व नहीं देंगे तो आपको नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। मेरे पोषक तत्वों के शरीर में बहुत ज़्यादा कमी थी, मुझे लग रहा था कि मतलब ये तंत्रिका तंत्र में भी मेरे पूरे शरीर में कमी आ गई थी, मैंने पोषक तत्व बहुत ही कम लेती थी, इसकी वजह से मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा हो गई थी। और आज में क्या है कि मैं जितनी मेरी पोटी है उसके अनुसार मैं आज को मतलब पोषक तत्व लेने का प्रयास करती हूँ, मेरे शरीर में पोषक तत्व पहुँचाने का प्रयास करती हूँ, तब आज मैं इस चीज़ में, इस स्थिति में पहुँची हूँ, आज ठीक होने की स्थिति में हूँ। और माँ को भी पोषक तत्व देने का प्रयास करें, लाइफस्टाइल इसकी सुधारें, खुश रखने का प्रयास करें, फुल रेस्ट भी दें। और जैसे आदमी हैं वो अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, उसको स्मोकिंग न करने दें, अपनी लाइफस्टाइल सारे रेगुलर व्यायाम करें। और व्यायाम करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अभी तो भी की स्थिति ऐसी है कि मतलब कुछ हिलास डुला भी नहीं सकती, व्यायाम तो क्या करेगी। मैंने तो बहुत पहले ही उनको कहा था कि नॉर्मल करें। फिर श्वास की समस्या आ रही है, इस प्रकार की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात है। तो इसमें दिक्कत धीरे धीरे हर प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती हैं। और मेन महत्वपूर्ण पोषक तत्व मतलब संतुलित भोजन होना चाहिए। इसमें मतलब 2700 कैलोरी शरीर में जाना चाहिए किसी भी तरह से, तब जा कर के होगी। और इसके पीछे कौन कौन सी बीमारियां छुपी है ये आज हमें कुछ भी पता नहीं है, इसलिए हर चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर पर अकेले पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना ध्यान खुद भी रखें। लेकिन जिसको खुद को ध्यान नहीं हो वो दूसरे का क्या कर पाएगा, ये थोड़ी सी समस्या वाली बात है। तो इसे रिकवर तब होगा जब हम उसको संभाल पाएंगे अच्छी तौर से, और आगे न बढ़े बीमारी, इसका ध्यान रखें। टाइम पर टाइम उससे डॉक्टर से संपर्क करें, टाइम टू टाइम उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब इग्नोर करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इग्नोर मैंने भी किया था, थोड़ा मतलब ध्यान नहीं रखा था, पोषक तत्व का ध्यान नहीं रखा था। पैर में सूजन आई थी, मेरे भाई साहब जो फुल्ला भाई साहब वो मेरे पास आए थे जिस टाइम मेरे पैर इतने खतरनाक सूजे हुए थे। उन कॉलोनी वाले मकान में थे, उसी टाइम मेरे को तुरंत मकान भी चेंज करना पड़ा। मैंने कहा लो जाके उधर रुको, लेकिन नहीं रुके। बहुत समस्या निकल के आई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, समस्या आती रहेंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगी मैं, इतनी ताकत मेरे अंदर है। लेकिन सिर्फ ये सोचती हूँ कि फ़िलहाल मेरी माँ बच जाए, और माँ मेरा हज को ये जीवन का आधार है और मेरी सबसे प्रिय चीज़ है। अगर समस्या आ जाती है मेरी तो थोड़ा सा मैं डिमोरलाइज जरूर होंगी, लेकिन फिर भी मैं ईश्वर से मैं आस्था रखती हूँ, विश्वास रखती हूँ कि ईश्वर मेरी माँ को लंबी उम्र दे और बचाए। फिलहाल जो ये ऐसी परिस्थितियाँ चल रही है मेरी सब तरफ से, एक तरफ से नहीं सभी तरफ से खराब परिस्थितियाँ चल रही हैं, तो इन परिस्थितियों से मुझे हिम्मत दे। और सहयोग तो मैं क्या मांगूँ, किसी से कुछ नहीं मांगूँ, हो सकता है मैं खुद ही मेरा प्रयास करूँगी। सहयोग करने से, मांगने से कोई सहयोग देता भी नहीं है, ये मैंने पहचान लिया, जान लिया। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।